औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को समझने से पहले किडनी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किडनी इज एन इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। अब किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। They perform the function of filtration and reabsorption to form the urine. किडनी के अंदर 1 मिलियन जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ब्लड की फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन के बाद रिएब्जॉर्प्शन होगी, फिर जाकर यूरिन की फॉर्मेशन होगी। तो आज इस लेक्चर में हम किडनी नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और उसके बाद फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में यूरिन कैसे फॉर्म होता है ये सारा इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेफ्रॉन होता क्या है। नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर। अच्छा, किडनी की डायग्राम अगर देखें तो उसके अंदर दो रीजन्स होते हैं, एक कॉर्टिकल रीजन होता है और एक मेडुलर मतलब जो मेडुला होता है। अब ये जो नेफ्रॉन होता है इसका बाउमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स वाले रीजन में आता है, पीसीपी कॉर्टेक्स वाले रीजन में आता है। फिर इसका जो लूप ऑफ है यू शेप जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फिर ये मेडुला वाले रीजन में आएगा। उसके बाद डीसीटी, फिर कॉर्टेक्स में, फिर कलेक्टिंग डक्ट जाकर मेडुला के रीजन में आता है। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होते हैं जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स उन नेफ्रॉन को कहा जाता है जिनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है, और जो जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो लॉन्ग होता है। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है कि जो कॉर्टिकल है उसमें लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होंगे। जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो उसका जब लूप ऑफ हेनले जब शॉर्ट होगा तो इसमें जो रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि लूप ऑफ हेनले में मोस्टली साल्ट और वाटर से रिएब्जॉर्ब होते हैं, तो जो रिएब्जॉर्प्शन है वाटर की वो क्या होती है, कम होती है। जब रिएब्जॉर्प्शन वाटर की कम होगी तो बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या होता है, कंजर्व होता है। अच्छा, अगर जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन की बात करें तो जो जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन है उसमें लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा, और लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होने की वजह से उसमें ज्यादा वाटर की रिएब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, कॉर्टिकल में जब वाटर कम रिएब्जॉर्ब होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मतलब बॉडी से मतलब एक्सक्रीट होगा, रिलीज होगा। अगर लूप ऑफ हेनले मतलब लॉन्ग होगा जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन के अंदर तो उसमें जो रिएब्जॉर्प्शन होगी है वाटर की उसमें ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या रहता है, हमारी बॉडी के अंदर कंजर्व रहता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ज्यादा जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन होते हैं। मोस्टली हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 70 to 80%, 70 से लेकर 80% तक मतलब सारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, और जो जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 20 to 3%। अच्छा, अगर कैमल की बात करें तो कैमल आपको पता है कि डिजर्ट में रहता है, उसके पास जो वाटर की शॉर्टेज होती है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर होती है, तो वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी उसकी बॉडी के अंदर कंजर्व हो। तो उसके अंदर 70 to 80% जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन होंगे और 20 to 30% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, टाइप्स कॉर्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलर। अच्छा, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअल नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं वो 5 पार्ट्स हैं, और उसके अलावा जो भी सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी स्ट्रक्चर्स मतलब ब्लड फ्लो जो मतलब नेफ्रॉन की तरफ होता है उसको शो करती है। अच्छा, नेफ्रॉन के 5 कौन से पार्ट हैं जो इसके एक्चुअल पार्ट्स हैं। अगर कोई भी पूछे कि नेफ्रॉन के पार्ट्स कितने हैं तो 5 हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्लड की सप्लाई की बात करेंगे तो फिर इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कप लाइक शेप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बलदार, मतलब इसमें क्या है मतलब ट्विस्ट है। तो ये जो कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, इस कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीटी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो लॉन्ग यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस सारी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे,
इस सारी स्ट्रक्चर को कहा जाता है लूप ऑफ हैंडल भी पढ़ते हैं, हेनले भी पढ़ते हैं, लूप ऑफ हैंडल। अच्छा, अब इस लूप ऑफ हैंडले के अंदर ये लिम्स जो हैं दो तरह की लिम्स हैं। एक ये लिम्ब है जिसके अंदर जो फिल्ट्रेट होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर ये जो फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फिर इस मतलब लिम्ब को क्या कहेंगे, इस लिम्ब को कहेंगे दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल। अच्छा, अगर इसको देखें तो इस लिम्ब के अंदर क्या होता है, इधर जो फिल्ट्रेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, मींस फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करेगा, तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। लूप ऑफ हैंडले की ये असेंडिंग लिम्ब है और ये डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फिल्ट्रेट है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट होता है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, जब फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। अच्छा, ये हो गया थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बॉमेंस कैप्सूल कप लाइक शेप, सेकंड पार्ट कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर से पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। नंबर 3 लूप ऑफ हैंडल जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर है जो पार्ट्स हैं डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर आ गई। अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब, सॉरी इसे कहेंगे, ये है डीसीटी, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल या फिर इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीसीटी कहते हैं। अच्छा, डीसीटी के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। मतलब यूरिन फॉर्म होने के बाद जो यूरिन होता है ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जाएगा पेल्विस में, फिर पेल्विस के बाद ये जाता है मतलब यूरिटर में, फिर यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, फिर उसके बाद ये जो यूरिन है ये यूरिथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो ये 5 मेन एक्चुअल पार्ट्स हैं नेफ्रॉन की। सबसे पहले बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, अब ये 5 पार्ट्स किस चीज के हो गए, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। अच्छा, अब नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है, मतलब जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर आती है नेफ्रॉन की तरफ, तो इनका जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है जिस स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जिस वेसल्स के थ्रू होता है, अब इनकी अलग हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि किडनी के अंदर हमने पढ़ा था एरोटा। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसमें बहुत सारी आर्टरीज क्या होती हैं, ब्रांच होती हैं, डिवाइड होकर बाहर से मतलब आर्गन की तरफ मूव करती हैं। तो आर्टरी मतलब एरोटा में से जो रीनल आर्टरी होती है वो मतलब किडनी की तरफ मूव करेगी। वो आर्टरी जो ब्लड को किडनी की तरफ ले जाएगी उसे क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी कहेंगे। और वो जो हम वीन पढ़ते हैं, रीनल वीन, जो क्या करती है मतलब किडनी से ब्लड को वापस वीना केवा की तरफ ले जाती है, उसे क्या कहेंगे, रीनल वीन कहेंगे। रीनल आर्टरी और रीनल वीन मतलब जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। अच्छा, अब रीनल आर्टरी जब एंटर होती है किडनी के अंदर तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ब्रांच्ड हो जाती है। किस चीज के अंदर, मतलब आर्टरियोल्स के अंदर। तो ये क्या है, आर्टरियोल्स है। अच्छा, अब रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ब्रांच्ड हो गई, ब्रांच्ड होकर इसमें से क्या बना, आर्टरियोल बना। आर्टरियोल आर्टरी में डिफरेंस ये होता है कि आर्टरी का जो डायमीटर होता है ज्यादा होता है और जो आर्टरियोल होता है इसका डायमीटर कम होता है। तो ये आर्टरियोल जो बॉमेंस कैप्सूल में एंटर हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, अफीरेंट आर्टरियोल कहते हैं, ए से अफीरेंट आर्टरियोल। वो आर्टरियोल जो बॉमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर हो रहा है, ब्लड को बॉमेंस कैप्सूल की तरफ ले आ रहा है, तो इस आर्टरियोल को कहेंगे अफीरेंट आर्टरियोल। फिर ये जो अफीरेंट आर्टरियोल है जैसे ही बॉमेंस कैप्सूल में एंटर होगा तो ये ब्रांच्ड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बहुत सारी कैपिलरीज में। तो एक बेड ऑफ कैपिलरीज बनेगा, एक बंच ऑफ कैपिलरीज बनेगा। इस बंच ऑफ कैपिलरीज को, इस बेड ऑफ कैपिलरीज को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द bunch of capillaries or the it is the bed of capillaries। फिर ये जो कैपिलरीज हैं इनमें से एक अफीरेंट बाहर जाएगा। अब ये जो अफीरेंट बाहर जा रहा है इसको कहते हैं इफीरेंट आर्टरियोल। पहले अफीरेंट आर्टरियोल, अब इफीरेंट आर्टरियोल। अच्छा, ये क्या होता है कि
कभी कभी ऐसे होता है कि जो अफिरेंट आर्ट्रियोल होता है वो नीचे से एंटर होता है और इफिरेंट आर्ट्रियोल ऊपर से बाहर जाता है। मतलब जो अफिरेंट आर्ट्रियोल है ये नहीं कि हर दफा ऊपर से इंटर होगा, मतलब ये नीचे से भी इंटर हो सकता है बॉबिन्स कैप्सूल के अंदर। हमें देखना क्या है, इस ब्लड का डायरेक्शन देखना है जो इसके अंदर फ्लो कर रही है। अब वो आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर आ रहा है, मतलब जो बॉबिन्स कैप्सूल में ब्लड इन हो रही है, तो इस आर्ट्रियोल को क्या कहेंगे, अफिरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। अच्छा, एफिरेंट आर्ट्रियोल में क्या होगा कि ये जो एफिरेंट आर्ट्रियोल है ये मतलब बॉबिन्स कैप्सूल से ब्लड को बाहर लेकर जाएगा। तो जो इनवर्ड आ रही है ब्लड अफिरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू और जो आउटवर्ड जा रही है वो एफिरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। अच्छा, बीच में जो पंच ऑफ कैपिलरीज बना है इसे क्या कहा, ग्लोमेरुलस का। अच्छा, अब ये क्या होता है कि अगर डायमीटर की बात करें तो जो अफिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर है वो डबल होता है एज द एफिरेंट आर्ट्रियोल। मतलब जो एफिरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर कम होता है और अफिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है। अच्छा, कितना कम होता है, मतलब हाफ होता है। एफिरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है वो हाफ होता है एज कंपेयर्ड टू अफिरेंट आर्ट्रियोल। अच्छा, ये ब्लड सप्लाई हो गई, ब्लड आएगी, फिर ये जो एफिरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज उन कैपिलरीज को कहते हैं जो पीसीटी और डीसीटी को सराउंड करती हैं। वो कैपिलरीज जो पीसीटी और डीसीटी को कवर करेंगी, सराउंड करेंगी, उनको क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर। पेरिट्यूबुलर क्यों कहते हैं, पेरी मतलब जैसे पेरिकार्डियम पढ़ते हैं, वो मेम्ब्रेन जो हेड को सराउंड करती है, कवर करती है। इसी तरह पीसीटी एक ट्यूब्यूल है और डीसीटी एक ट्यूब्यूल है। और अब इस ट्यूब्यूल को मतलब जो कैपिलरीज सराउंड कर रही हैं उन कैपिलरीज को क्या कहेंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये कैपिलरीज क्यों प्रेजेंट होती हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि जब भी नेफ्रॉन में मटेरियल्स रीअब्सॉर्ब होंगे, नेफ्रॉन में से जो भी मटेरियल्स रीअब्सॉर्ब होते हैं तो वो जो रीअब्सॉर्ब होकर जाएंगे किस चीज में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। फॉर एग्जांपल पीसीटी से कोई भी मटेरियल रीअब्सॉर्ब हुआ तो कहां जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। डीसीटी से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, या फिर लूप ऑफ हेनले से, मतलब ये सारी कैपिलरीज हैं जिसके अंदर है जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वो कैपिलरीज जो सराउंड करती हैं पीसीटी को और डीसीटी को। फिर इनमें से एक यू शेप स्ट्रक्चर बनती है जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती है। ये भी पेरिट्यूबुलर का ही पार्ट है, लेकिन सराउंड किस चीज को कर रहा है, ये सराउंड करता है लूप ऑफ हेनले को। तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस पार्ट को कहेंगे वेसा रेक्टा। वेसा रेक्टा मतलब ये यू शेप जो कैपिलरीज की स्ट्रक्चर है जो सराउंड करते हैं लूप ऑफ हेनले को, इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, वेसा रेक्टा। और ये जो वेसा रेक्टा होती है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, मतलब ये पार्ट इससे क्या होगा, इंटरकनेक्टेड। फिर ये जो वेसा रेक्टा है इनमें से ब्लड इधर जाएगा, फिर वेन्यूल बनेगा, वेन्यूल से फिर रीनल वीन बनेगी, फिर वो वीन जो है वो मतलब सुपीरियर वीना के बाद जो सॉरी इंफीरियर वीना के बाद में वो ब्लड को ड्रेन कर देगी। तो ये सारी स्ट्रक्चर हो गई इस चीज की, नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के अपने पार्ट से 5 पार्ट्स, मेन पार्ट से नेफ्रॉन के। फिर उसके बाद जो ब्लड की सप्लाई है उसकी स्ट्रक्चर अफिरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, एफिरेंट आर्ट्रियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर उसके बाद वेसा रेक्टा वगैरह, फिर वेन्यूल बनेगा। ठीक है, इधर फॉर एग्जांपल इसको हम दें, ऊपर आर्ट्रियोल था तो नीचे क्या बनेगा, वेन्यूल, फिर वेन्यूल में से क्या बनेगी, रीनल वीन्स बनेगी। तो रीनल वीन्स ब्लड को लेकर जाती हैं इनटू द इंफीरियर वीना के बाद, फिर वो जो ब्लड है वापस हेड की तरफ चला जाता है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, स्ट्रक्चर के बाद अगर फंक्शन की बात करें तो जो मेन फंक्शन होता है किस चीज का फंक्शन, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन के अंदर है 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले, अच्छा एक और स्टेप से इंक्रीज कर देते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद पढ़ते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज, और उसके बाद पढ़ते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। अब ये 4 स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के। इन 4 स्टेप्स के बाद
यूरिन फॉर्म हो जाता है। जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? नेफ्रॉन के अंदर होती है। तो नेफ्रॉन के अंदर ये 4 स्टेप्स होंगे, जिनके बाद क्या हो जाएगी? कंप्लीट यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड बाउमेंस कैप्सूल में एंटर हो रहा है, इनमें से मटेरियल्स फिल्टर आउट होकर बाउमेंस कैप्सूल के स्पेस पे आ जाएंगे। फिर ये सारी मतलब जो फिल्ट्रेट है, इसे फिल्ट्रेट कहेंगे, ये सारा मूव करेगा इनटू द पीसीटी एंड सारे नेफ्रॉन के अंदर। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है? फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस में। ये क्या मौजूद है? बाउमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर एक बंच ऑफ कैपिलरीज, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। इस बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर ब्लड जब फ्लो करेगा तो उससे एक्सेप्ट आरबीसीज एंड प्लाज्मा प्रोटीन, सारे जो मटेरियल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? बाहर ड्रेन आउट होकर कहां पर आ जाएंगे? ये इधर बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे। इसका अप्लाई स्ट्रक्चर, फिर ये यहां से मूव करके कैप्सुलर स्पेस में, फिर ये यहां से मूव करके कहां पर चले जाते हैं? ये पीसीटी के अंदर, और सारे मतलब जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर इसमें मूव करते रहते हैं और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अच्छा, इस फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हमने इधर डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? बाउमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है कैप्सुलर स्पेस। कैप्सुलर स्पेस। अच्छा, अब ये क्या है? अफेरेंट आर्टरियोल, और ये हो गया डिफरेंट आर्टरियोल। इधर फॉर एग्जांपल बंच ऑफ कैपिलरीज, ये सारी क्या है? कैपिलरीज। तो इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कैपिलरी। ये स्ट्रक्चर्स होती है। अच्छा, अब ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या मौजूद है? कैपिलरीज मौजूद है। अब इधर क्या होनी है? फिल्ट्रेशन होनी है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन को अगर समझे तो फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, और फिल्ट्रेशन को प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या अनबायस्ड फिल्ट्रेशन, इसका मतलब यह होता है कि जब इन कैपिलरीज में से ब्लड आएगा तो इनमें से सारे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे? सारे मटेरियल्स फिल्टर होकर बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे। सारे जो भी मटेरियल्स, मतलब जो भी पॉसिबल मटेरियल्स हैं, जो भी इनमें से फिल्टर हो सकते हैं, वो सारे फिल्टर हो जाएंगे, एक्सेप्ट आरबीसीज एंड प्लाज्मा प्रोटीन। आरबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे फिल्टर होकर बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे विदाउट एनी सिलेक्शन। मतलब ये सिलेक्ट नहीं होगा कि मतलब जो मिनरल साल्ट हैं वो रीअब्सॉर्ब हो सकते हैं, या वाटर हो सकता है, यूरिया नहीं हो सकती। जो भी पॉसिबल मटेरियल्स हैं, जो भी फिल्टर हो सकते हैं, वो सारे मटेरियल्स फिल्टर हो जाएंगे। इस वजह से इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर इसको अनबायस्ड फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर सेकंड इसको क्या कहा जाता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन होती है वो प्रेशर की वजह से हो रही है। मतलब फिल्ट्रेशन कौन करवा रहा है? प्रेशर। आप फिजिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं, P is equal to F upon A। फार्मूला पढ़ते हैं, P is equal to F upon A। A फॉर एरिया और P फॉर प्रेशर। अब एरिया को जब हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले अफेरेंट आर्टरियोल में से जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर कुछ क्या होता है? कम होता है। फिर ये आगे जाकर जब कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा तो कैपिलरीज का एरिया क्या होता है? कम होता है। अब कैपिलरीज का एरिया कम होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो जो सारे मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रेशर की वजह से इन कैपिलरीज में से ड्रेन आउट होकर बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से हो रही है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये प्रेशर फिल्ट्रेशन। अच्छा, उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है? ग्लोमेरुलर में हो रहा है, इस वजह से इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अब फिल्ट्रेशन होती कैसे? ये जो मटेरियल मतलब ये जो ब्लड है कैपिलरीज के अंदर मौजूद है। कैपिलरीज की जो इनर वॉल होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, उस इस इनर वॉल को क्या कहा जाता है? इस इनर वॉल को कहते हैं एंडोथेलियल। एक एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियल वॉल है किस चीज की? कैपिलरी की।
अब इस कैपिलरी के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? इस कैपिलरी के बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, बेसमेंट में। अच्छा, अब क्या होता है कि जो भी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के वाल्स में क्या मौजूद होते हैं? गैप्स मौजूद होते हैं। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इन गैप्स में से सारा जो ब्लड का मटेरियल है वो ड्रेन आउट होकर बाहर आ जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होता है कैपिलरीज के अंदर तो इन स्पेसेस में से, कैपिलरी की स्पेसेस में से जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे ड्रेन आउट होकर बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। अब मेन इधर है जो इफेक्ट है किस चीज का है? प्रेशर का इफेक्ट है। तो दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और एक होता है EFP। ये एक ही है, मतलब NFP भी कहते हैं और EFP भी कहते हैं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब ये उस प्रेशर को कहते हैं जिस प्रेशर पे वो मतलब फिल्ट्रेशन परफॉर्म होती है। तो अगर फिल्ट्रेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए जो प्रेशर कितना होना चाहिए? 10 to 20 mmHg। तो इस जो प्रेशर की ये जो लेवल है, इस प्रेशर को कहा जाता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इस पे नेट फिल्ट्रेशन होती है, मतलब फिल्ट्रेशन परफॉर्म होती है, इसे नेट फिल्ट्रेशन या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। अब अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एक्सट्रीम हाई हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? बॉबिन्स कैप्सूल को डैमेज कर सकता है। अच्छा, इस फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से जो भी मटेरियल है ब्लड के अंदर है वो सारा ड्रेन आउट होकर कहाँ आ जाता है? वो सारा मटेरियल है बॉबिन्स कैप्सूल के अंदर। अच्छा, इसमें से कौन सी चीजें? सबसे पहले ब्लड की अगर कंपोजिशन देखें तो ब्लड के अंदर वाटर भी है, मिनरल साल्ट भी होते हैं, उसके बाद यूरिया, क्रिएटिनिन, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट सारी होती हैं। उसके बाद उसमें ब्लड के सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs। उसके अलावा हार्मोन्स होते हैं, मतलब सारी कंपोजिशन है ब्लड की। तो ब्लड में जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे मतलब ड्रेन आउट होकर बाहर आ जाते हैं, एक्सेप्ट 2 थिंग्स। 2 चीजों को छोड़कर सारे मटेरियल्स बाहर आ जाएंगे। कौन से मटेरियल्स? RBCs और उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये फिल्टर क्यों नहीं होते? ये फिल्टर इस वजह से नहीं होते कि इनकी जो साइज होती है, मतलब वो इस पोर से ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये फिल्टर नहीं हो सकते। ये ब्लड के अंदर ही रिटेन रहते हैं और इनके अलावा जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे ड्रेन आउट होकर गवर्नमेंट कैप्सूल में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि WBCs जो हैं उनकी तो साइज लार्ज होगी, फिर वो कैसे इंटर हो सकते हैं, वो कैसे फिल्टर हो सकते हैं? तो उनके लिए हम पढ़ते हैं कि जो WBCs होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्यूजिंग की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहा जाता है? स्क्यूजिंग। स्क्यूजिंग का मतलब ये होता है कि जो WBCs हैं इस पोर की साइज के अलावा, मतलब ये जो RBCs के अंदर पोर्स हैं, सॉरी जो कैपिलरीज की स्पेसेस हैं, पोर्स हैं, इन पोर्स के मतलब जो साइज है उस साइज के हिसाब से अपनी मतलब साइज को एडजस्ट कर देते हैं, अपने मतलब शेप को उस पोर की शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो किसी भी उनमें से पास हो सकते हैं। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब देखें कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो फिल्टर आउट होते हैं। इनमें से मतलब एक्सेप्ट RBCs और प्लाज्मा प्रोटीन। अब इन चीजों को छोड़कर सारे जो मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सारे मटेरियल्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये ब्लड कैपिलरीज में तो स्पेसेस मौजूद थी, मतलब इन जब कैपिलरीज की जो वाल्स हैं इनमें स्पेसेस मौजूद थी। 2 वाल्स हैं कि इनर वाल है जिसको एंडोथेलियल का और आउटर जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इनमें से तो ये मटेरियल इजीली मतलब मूव होकर कहां पर आ गए? ये सारे मटेरियल्स आ गए किस चीज के अंदर? बॉबिन्स कैप्सूल के अंदर। अब क्या करना है इसको? बॉबिन्स कैप्सूल तो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, इसको इधर भी तो पास करना है, फिर जाकर ये पिछली की तरफ मूव करेगा। तो इस ये जो स्पेस है बॉबिन्स कैप्सूल के अंदर, ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस है इसको क्या कहा जाता है? इस स्पेस को कहते हैं कैप्सूलर स्पेस। इस स्पेस को कहते हैं कैप्सूलर स्पेस। तो क्या करना है? इस ये जो मटेरियल ब्लड से फिल्टर हुआ इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट बन गया। अब इस फिल्ट्रेट को क्या करना है? इधर से पास करवा के किस चीज में पहुंचाना है? कैप्सूलर स्पेस में पहुंचाना है। तो इसमें अगर देखें स्ट्रक्चर कैप्सूलर स्पेस में बॉबिन्स कैप्सूल की स्ट्रक्चर देखें तो बॉबिन्स कैप्सूल के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स या 2 लेयर्स हैं। एक ये इनर लेयर है
और एक ये आउटर लेयर, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। अच्छा, ये जो इनर लेयर होती है, इस इनर लेयर को कहते हैं विसरल लेयर। इस लेयर को कहा जाता है विसरल लेयर। अच्छा, ये जो आउटर लेयर होगी इसको क्या कहते हैं? पैराइटल लेयर, विसरल एंड पैराइटल लेयर। इनर लेयर, विसरल लेयर, और जो आउटर लेयर होती है इसको क्या कहते हैं? पैराइटल लेयर। अब ये जो विसरल लेयर है इसमें मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं। मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होती है। मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज की ये जो लेयर बनी होती है इसमें एक सेल्स प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? सेल्स हैं। अब इन सेल्स को कहा जाता है पोडोसाइट्स। इन सेल्स को, फॉर एग्जांपल एक सेल को जूम इन करके देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर है इस हिसाब से होगी। ये एक आ गया पोडोसाइट, फिर इधर फिल्ट्रेशन पोर होगा, फिर इधर एक और पोडोसाइट होगा। यह भी पोडोसाइट है और ये भी पोडोसाइट। इन पोडोसाइट की ये जो स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेडिसेल। और इधर ये क्या प्रेजेंट है? फिल्ट्रेशन पोर में ये स्ट्रक्चर होती है। जो इनर विसरल लेयर है उसमें से मटेरियल को क्या करना होता है? उसमें से मटेरियल को मतलब फिल्टर करके बाहर मूव करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि पोडोसाइट जो सेल्स मौजूद हैं, इन पोडोसाइट्स के अंदर फिल्ट्रेशन पोर होता है। फिल्ट्रेशन पोर के थ्रू ये जो सारे मटेरियल्स होते हैं वो सारे ड्रेन आउट होकर ये सारा जो फिल्ट्रेट होता है ये किस चीज में आ जाता है? ये सारा बाउमिंग कैप्सूल की स्पेस में आ जाता है।